हेलो बच्चों, मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ के चीट नोट्स। मेरे चीट नोट्स से बाहर कभी कुछ आएगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। इतने अच्छे नोट्स बनाए ना, कॉन्साइज नोट्स, कि पूरी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और फुल मार्क्स आने हैं उसके बाद गारंटी है। तो पूरी वीडियो को देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर लेना, नहीं तो फिर कम नंबर आएंगे तो मुझे मत बोलना। तो शुरू करते हैं बच्चों। मेरे से अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं बता दूं कि भैया आपको अपने नोट्स थोड़े से कुछ की पॉइंट्स मेरे साथ लिखते रहना, समझते रहना, और ये जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो आपको उसको फील करना है। क्लास 11-12 की हिस्ट्री है भाई, खुद से भी लिख पाओगे आंसर्स अगर इसको महसूस कर पाओगे, अपने आप को वहाँ उस एरा में ले जाना, तभी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन टू मेसोपोटामिया, कि मेसोपोटामिया एग्जैक्टली में है क्या, क्या इंट्रोडक्शन, ये है क्या, कौन सी जगह है मेसोपोटामिया। मैं तो गई नहीं हूँ कभी, पढ़ लेते हैं। द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो वर्ड से बना हुआ है मेसोपोटामिया। मेसो का मतलब होता है मिडल, मतलब बीच में। पोटामिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पोटामिया मतलब क्या हो गया, मीनिंग रिवर, उसका मतलब क्या है, रिवर। तो ये कहने का मतलब क्या है कि मिडल रिवर की बात हो रही है। इट लिटरली ट्रांसलेट्स द लैंड बिटवीन द रिवर्स, रिवर्स के बीच की जो लैंड है उसको क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, मेसोपोटामिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो लाइक करते जाओ वीडियो, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर कर देना। लोकेशन की बात कर रहे हैं, बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। तो यहाँ पे अगर मैं इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा करूँगी तुम लोगों के लिए, देखो यार, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है टिग्रिस है, ये नदी बह रही है, यहाँ पे है ये यूफ्रेट्स, इसके बीच में क्या है, ये तुम्हारा इराक है। इस जगह को क्या बोल रहे हैं, मेसोपोटामिया बोल रहा है। समझ में आ गया? तो टिग्रिस और कौन सी रिवर है, यूफ्रेट्स रिवर का जो आज के टाइम में बोलूँ तो कह रहा है ना, प्रेजेंट डे इज द रिपब्लिक ऑफ इराक, और आज के टाइम में क्या है, इसको इराक, रिपब्लिक ऑफ इराक बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ सिग्निफिकेंस पे, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है भाई, दुनिया में इतनी जगह है, तुम क्यों हमें मेसोपोटामिया पढ़ा रहे हो। सिग्निफिकेंस है, इट इज़ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, इट्स द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन नोन फॉर इट्स प्रोस्पैरिटी। ये आपको प्रोस्पैरिटी, सिटी लाइफ आपका टॉपिक है ना, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सिटी लाइफ होती क्या है, रिच एंड वॉल्यूमिनस लिटरेचर, आपका लिटरेचर क्या है, रिचनेस क्या है, एंड इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। भैया इस जगह पे इतनी डेवलपमेंट हुई है, प्रोस्पैरिटी हुई है, रिचनेस आई है, सिटी लाइफ डेवलप हुई है, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को, तो पढ़ना तो बनता ही है कि भैया यहाँ पे ऐसे क्या लोग रहते थे, क्या काम करते थे जो इतने ज़्यादा इनका हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री में कोई चीज़ लिखी गई है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। अब हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मेसोपोटामिया, 1 नंबर का क्वेश्चन बिंदास पीरियोडिक में पूछ लिया जाता है। हिस्टोरिकल टाइमलाइन, तो भैया हिस्ट्री में मेसोपोटामिया की क्या टाइमलाइन रही है उसको देखते हैं। 3000 BC की बात करूँ अगर मैं, बिफोर क्राइस्ट होता है BC, ये तो शायद सबको पता ही होगा, ठीक है। तो 3000 BC की बात करूँ तो वहाँ पे सिटीज़ एमर्ज हुई। अब क्या सिटीज़ बनी, इस रीजन जो है, ये जो तुम्हारी दोनों रिवर के बीच का जो रीजन है जिसको तुम इराक के नाम से जानते हो, उस टाइम में यहाँ पे कौन सी सिटीज़ थी, यहाँ पे पहली सिटी जो बनी वो आपकी नोन एज समर एंड अक्कड़। ये फर्स्ट 1 मार्कर MCQ आ जाता है। और ये कहाँ पे बनी थी, सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट क्या है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना जहाँ पे लिखा है यूफ्रेट्स, यहाँ पे आपकी कौन सी बनी थी सिटीज, समर एंड अक्कड़, ये बनी थी सदर्न पार्ट में। 2000 BC में जाऊँ तो बेबीलोन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। बेबीलोनिया बोलते हैं लोग, ठीक है, बेबीलोनिया बोलते हैं। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस रीजन, राइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1100 BC में क्या हुआ, 1100 BC में, जिसको तुम आज यहाँ पे सीरिया के नाम से जानते हो, तो एसीरियंस ने अपना नॉर्थ में किंगडम खड़ा कर दिया। तो एसीरिया फॉर्म हो गया था ऊपर नॉर्थ में, और नीचे वाले पार्ट में क्या फॉर्म हो गया आपका, नीचे वाले में क्या हो गया, समर और अक्कड़ जगह वहाँ पे फॉर्म हो गई। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज इवोल्यूशन की बात कर रही हूँ। ये सारे नाम की कौन से रीजन में क्या था, कि सदर्न ऑफ मेसोपोटामिया आपकी कौन सी सिटीज़ हैं, नदर्न में क्या हुआ, एसीरियन फॉर्म हुआ, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। लैंग्वेज इवोल्यूशन की बात करते हैं। अब लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, जैसे हम लोग पहले संस्कृत बोलते थे, अब धीरे धीरे हिंदी, और अब तो तुम लोग हिंदी भी शुद्ध नहीं बोलते, अब तो कुछ और ही बोलते हो, मिक्स बोल देते हो, पंजाबी हरियाणवी सब मिक्स बोल देते हो। इसी तरीके से यार मेसोपोटामिया की जगह पे कैसे इवोल्यूशन हो उस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। लैंग्वेज इवोल्यूशन कैसे हुआ, समेरियन, द फर्स्ट नोन लैंग्वेज, सबसे पहली नोन लैंग्वेज क्या थी, समेरियन थी, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स जब वहाँ पे समर एरिया फॉर्म हो गया था, ये लिखा है ना यहाँ पे, पढ़ो, समर एरिया और अक्कड़ एरिया, तो वहीं की लैंग्वेज होगी। तो सबसे पहले वो साउथ पार्ट जो है वहाँ पे समर एरिया बना, तो वहाँ पे समेरियन लैंग्वेज फेमस हो गई। उसके बाद समेरियन को किसने रिप्लेस कर दिया था, अक्कडियन।
तो अकेडियन ने वहाँ पे उसको कर दिया, और उसके बाद कौन सी होगी, अरामिक आ गई। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इसने बना भी रखा है कि पहले आपका समेरियन लैंग्वेज थी, फिर अकेडियन लैंग्वेज आई, फिर आपकी बीच में एमोराइट और कैसाइट भी आई, और उसके बाद अरामिक आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बुक में आई थिंक ये 3 गिवन है। ठीक है, तो अरामिक इज द लैंग्वेज जो अभी भी एंटर्ड अराउंड 1400 BC, सिमिलर टू हेब्रू एंड इज स्टिल स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इराक, और इराक के आज भी काफ़ी ज़्यादा जगहों में अरामिक बोली जाती है। ठीक है, आगे अब जाते हैं ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया। भैया ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहाँ पे हम लोकेशन की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि यहीं से पता चलता है इनके पास क्या सुविधाएं थी और क्या सुविधाएं नहीं थी। ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो मेसोपोटामियाज डाइवर्स इन्वायरमेंट डिक्टेटेड हाउ इट्स सिविलाइजेशन ग्रीव, और ये एरिया जैसे ये 2 नदियों के पास है, तो कैसे सिविलाइजेशन ग्रीव हुई, क्या क्या रहा, इस बारे में हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे देखो ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्या हुआ, ग्रीन प्लेन्स है, ग्रीनरी है, ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस। तुम्हें जैसा इराक सोचते हो ना कि वहाँ तो एकदम ड्रॉट पड़ा होगा, ऐसा नहीं है, इसको पढ़ो। उस टाइम पे क्या था, नॉर्थ ईस्ट में क्या था, ट्रीज थे, माउंटेन्स थे, क्लियर स्ट्रीम एंड सफिशिएंट रेनफॉल, बहुत अच्छे अमाउंट की क्या होती थी, बारिश होती थी। एग्रीकल्चर बिगैन हेयर बिटवीन 7000 to 6000 BC। यहाँ पे 7000 to 6000 BC तक क्या हुआ था, एग्रीकल्चर बिगैन मतलब एग्रीकल्चर, खेती करनी लोगों ने चालू कर दी थी, राइट, खेती करनी चालू कर दी, अनाज उगाना चालू कर दिया था। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, राइट, यहाँ पे इस एरिया में। अब मैं आगे बात करूँ नॉर्थ में क्या हुआ, नॉर्थ में क्या हुआ, नॉर्थ में अ स्ट्रेच्ड ऑफ अपलैंड कॉल्ड एज स्टीप एनिमल हर्डिंग, शीप एंड गोट ऑफर्ड मीट, मिल्क एंड वूल। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में इन्होंने क्या करा, अपनी एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, है ना, ग्रीन लैंड को सपोर्ट किया, ट्रीज वगैरह ग्रो करे, प्लांट्स ग्रो करे। उसी तरीके से वहाँ पे नॉर्थ वाले एरिया में उनके थोड़े पहाड़ वगैरह ज़्यादा थे, और वहीं पे उन्होंने क्या करा, एनिमल हर्डिंग करनी चालू कर दी। एनिमल हर्डिंग का मतलब क्या होता है, शीप वगैरह पालना, एनिमल हस्बेंड्री जो आप पढ़ते ही हो, जानवरों को पालते हैं, वहाँ से उनको दूध हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, दूध और मिल्क तो एक बात होती है, मेरे बस उसको समझो इमोशंस को, मीट हो गया, मिल्क हो गया, वूल हो गया, तो एनिमल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचने चालू कर दिया। ईस्ट में, अब ईस्ट में आ जाओ, ईस्ट में क्या हो रहा था, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस रिवर, ये दिख रहा है ना, यहाँ तो था नॉर्थ ईस्ट, ऐसे होता है, तुम लोगों को तो अभी डायरेक्शन भी नहीं पता होगी, नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर के एरिया में तो पता चल गया ना, वहाँ पे माउंटेन्स वाला एरिया था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट में, तो इन्होंने एग्रीकल्चर, तो ईस्ट में क्या है, नदी के पास चले गए, ईस्ट इज वेरी नियर टू द टिग्रिस वाला पार्ट। जब आप टिग्रिस के पास चले गए, वहाँ पे नदियाँ थी, तो क्या हुआ, प्रोवाइडेड वाइटल ट्रांसपोर्ट रूट्स इन टू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स निकालने लगे ईरान के माउंटेन्स के बीच में से, है ना। साउथ में क्या हुआ, अ बैरन डेजर्ट, द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग्स। वहाँ पे ऊपर की तरफ नॉर्थ में तो इतनी ज़्यादा हो रहा है, इतनी बढ़िया, वहाँ पे तो उन्होंने एग्रीकल्चर हो रहा है, पहाड़ बन रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे हर्डिंग वगैरह हो रही है, ट्रिब्यूटरीज बन रही है नदियों की, और साउथ में वहाँ पे बैरन डेजर्ट है। बैरन समझते हो, जो तुमने इमेजिन कर रखा है इराक को अपने दिमाग में, वही होता है, वही था वो साउथ के टाइम में। वहाँ पे बर्थ प्लेस हो रहा है, सिटीज़ फॉर्म हो रही है, और राइटिंग्स वगैरह, राइटिंग का मतलब है पुराने जो आपकी आपको राइटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है ना, यू नो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह जो आप पढ़ते हो, उसी के मतलब डिटेल में अभी आप समझोगे आगे। वाई डिड सिटीज़, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वाई डिड सिटीज़ एमर्ज इन दी सदर्न डेजर्ट, सदर्न डेजर्ट में ही क्यों सिटीज़ बनी। तुम तो ये बोलोगे ना कि जब नॉर्थ में इतनी फैसिलिटीज़ है तो कोई गधा ही होगा जो साउथ में जाएगा। अब इसको पढ़ो क्या रीज़न है। द यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर्स कैरीड रिच सिल्ट फ्रॉम द नदर्न माउंटेन्स। जब ये नदियाँ बहती थी पहाड़ों पे से, जो ऊपर से आ रहे हैं नदर्न माउंटेन्स, वहाँ से क्या हो रहा था, रिच, उसमें क्या था, स्लिट था। व्हेन दे रीच द सदर्न डेजर्ट, जब वो सदर्न डेजर्ट, क्योंकि पानी ऊपर से बहते हुए साउथ में आएगा, तो जब वो सदर्न डेजर्ट में पहुंचा मेसोपोटामिया के, दे फ्लडेड, वो फ्लडेड हो जाता था, डिपॉजिटेड फर्टाइल सॉइल, और वहाँ पे वो क्या होता था, फर्टाइल सॉइल। द यूफ्रेट स्प्लिट्स इनटू स्मॉल चैनल, और यूफ्रेट स्मॉल चैनल में स्प्लिट हो जाता, दैट फंक्शनल एज अ नेचुरल इरिगेशन canals. Despite lacking rainfall, this region produced abundant crops of wheat, barley, peas and
लेंटिल्स। अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, ये क्या बक दिया आपने एकदम से, है ना। अब मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा समझाती हूँ कि भैया नॉर्थ में ऊपर से नदियाँ बह रही थी, पानी बह रही थी, तो वो पानी क्या होता था, साउथ में बैरन है, डेजर्ट है, सूखा पड़ा हुआ है, तो जैसी नदियाँ वहाँ पे जाती थी वो अलग अलग चैनलों में घुस जाती थी। मतलब यूफ्रेट जो रिवर है यहाँ की नीचे की, यहाँ पे इसके अंदर इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में ऊपर से पानी आके इसके अंदर घुसता था, और जब वो इसके अंदर यहाँ पे इन नदियों के अंदर जाता था तो वो वहाँ पे इरीगेशन का काम करती थी। फ्रेश वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो ज़्यादा खेतों में जाता था, और वहाँ पे उन्होंने नीचे खेत थे उनके, क्रॉप्स ग्रो करना चालू कर दिया था, क्योंकि डिस्पाइट लैकिंग रेनफॉल, रेनफॉल नहीं होती थी, बट दिस रीजन प्रोड्यूस अबंडेंट क्रॉप्स, और यहाँ पे इन्होंने अबंडेंट क्रॉप्स करे, इतने क्रॉप्स उगाए, कौन से, वीट, बैरले, पीज, लेंटिल्स, यहाँ पे इन्होंने अनाज उगाना चालू कर दिया। और क्या, खाली दूध के प्रोडक्ट खाओगे और खाली ग्रीनरी सफिशिएंट थोड़ी होती है, खाना तो चाहिए आदमी को, तो ये अनाज क्या था, सदर्न रीजन में फिर उगाना चालू कर दिया। समझ में आया कि सिटीज़ क्यों साउथ में गई। साउथ में सिटीज़ तो वहीं होंगी ना जहाँ पे खाना पीना है, तो खाना पीना नॉर्थ से थोड़ी आ रहा है, वो साउथ में ही था। नॉर्थ में उनकी ग्रीनरी वगैरह है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह उनके थे, शीप वगैरह थे, पहाड़ वगैरह से। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, एक तो मुझे समझ नहीं आता है, क्लियर हो रहा है तो लाइक कर देना या कमेंट कर देना कि मैम मुझे क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की जब मैं बात करती हूँ ना बच्चों, मतलब लोग बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन मतलब कि फैक्ट्रीज वगैरह फॉर्म होने लग जाती है, इंडस्ट्रीज बनने लग जाती है, तो क्या सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ तक तो तुमने इसकी हिस्ट्री पढ़ ली है, सब कुछ पढ़ा। अब अर्बनाइजेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। अर्बन सेंटर सिटीज आर नॉट जस्ट प्लेसेस विद द लार्ज पॉपुलेशंस, ये सिटीज सिर्फ वही जगह नहीं है जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, बल्कि दे डेवलप व्हेन इकोनॉमी ग्रोज बियॉन्ड जस्ट फूड प्रोडक्शन। जब हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो सिर्फ खाना, हमारा देश अगर सिर्फ खाना उगाता जाए और लोगों का पेट भरे तो क्या वो अर्बनाइजेशन है, नहीं। जब आप फूड प्रोडक्शन, खाने के साथ साथ आप ट्रेडिंग करना लग जाते हो, ट्रेडिंग मतलब आपने यहाँ से कुछ बनाया और वहाँ बेच दिया, यहाँ से कुछ बनाया, मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाते हो, इंडस्ट्री, आप अपनी खुद की प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तब आपकी अर्बनाइजेशन चालू होती है। तो क्या कह रहा है अर्बनाइजेशन, मेरे नोट्स हैं, बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अर्बनाइजेशन क्या है, इट्स नॉट अबाउट लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है जब आपकी इकोनॉमी फूड प्रोडक्शन से आगे बढ़ जाए, ट्रेड हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विसेज हो रही है, इंडस्ट्रीज लग रही है, तब की बात हो रही है। डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द डिफाइनिंग, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ को डिफाइन करने का जो फीचर है दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। पीपल नो लॉन्गर डू एवरीथिंग फॉर देमसेल्फ। जब आप कहते हो, जब कहते थे कि पीपल नो लॉन्गर डू एवरीथिंग फॉर देमसेल्फ का मतलब है कि वो खाली अब अपने लिए नहीं, जब आप डिफाइन कर रहे हो अर्बन लाइफ को तो अब आप काम सब में क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, क्योंकि अब आप अपने इकोनॉमी को ग्रो करना चाह रहे हो, राइट। अ मेकर ऑफ ब्रोंज टूल नीड मेटल्स, चारकोल, स्पेशलाइज्ड टूल फ्रॉम अदर्स, एवरीवन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ अदर स्पेशलिस्ट। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यू एज अ पर्सन इज नो लॉन्गर डूइंग एवरीथिंग फॉर अपने लिए, बट नाउ यू आर डूइंग फॉर अदर्स। जहाँ पे बाटर सिस्टम वगैरह की बात करें, जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारे अदर चीज़ें चाहिए, तो जब आपको और चीज़ें चाहिए तो नाउ यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सिटीज़ रिक्वायर कोऑर्डिनल सिस्टम टू स्टोर डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। जब तुमने अनाज उगाने लग गए सिटीज़ में बेचने के लिए, इतनी सिटीज़ में तुम अनाज अगर उगा रहा है एक आदमी तो कहीं तो स्टोर भी करेगा ना। कहते हैं ना कि आपका रहता है कि आपने अनाज इतना स्टोर कर लो, ऑयल है तो स्टोर कर लो, जो ये मेटल हो गया, फ्यूल हो गया, वुड हो गया, ये स्टोर कर लो। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से स्टोर बनाएंगे, देखो ये स्टोरेज हैं सारे के सारे जो इन्होंने बनाए हैं। दिस रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेशन, रिटन रिकॉर्ड एंड लीडरशिप। यहाँ पे क्या होने लगी, जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा, लोगों को लगा कि नहीं अब हमारा फूड प्रोडक्शन के साथ साथ हमने इंडस्ट्रीज लगाई, ये सब लगाया, वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला है। पहली चीज़ अर्बनाइजेशन से क्या देखने को मिला है बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर, बिकॉज people are working now for they are working as a specialist, now they are not working for themselves but they are working for defining the urban life, they are selling things, water things, manufacturing things. second point क्या हुआ, social organization। यहाँ पे क्या हुआ, लोगों की ज़रूरत पड़ी रिकॉर्ड रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कि कितना हमारा स्टोरेज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। क्लियर है, क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रेड्स। कैसे मूवमेंट हुआ चीज़ों का, गुड्स एंड ट्रेड्स का मूवमेंट कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीज़ें बन गई बट उसको बेचोगे, ट्रेड करोगे, कहीं और कर रहे हो, किसी और देश में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वाइल मेसोपोटामिया वॉज रिच इन फूड, उन्होंने फूड पे फोकस किया, वॉज रिच इन फूड, इट वॉज एक्सट्रीमली पुअर इन मिनरल रिसोर्सेस।
हर देश की अपनी एक वीकनेस होती है, जैसे हमारे यहाँ तेल की है, नहीं है हमारे पास तेल के कुएं ईरान के पास ज़्यादा है ना। तो इसी तरीके से मेसोपोटामिया का जो एरिया है, दे वर हैविंग रिच इन फूड, खाने की कमी नहीं है, बट वहाँ पे वो दे वर हैविंग पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, वट दे लैक्ड। अब क्वेश्चन आता है कि जब आप मूवमेंट हो रही है गुड्स की, तो वो क्या लैक करते हैं, हम किस चीज़ों में हमारी एक्सपर्टीज है, ट्रेड करते हैं, राइट। तो वट दे लैक, देयर वॉज नो स्टोन फॉर टूल्स, टूल्स के लिए कोई स्टोन नहीं था, कोई सील नहीं थी, और ज्वेलरी, नो वुड स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द कार्ट और बोट्स, क्या नहीं है उनके पास वुड भी नहीं था, वुड नहीं था कि एक अच्छी बोट बना सके, अच्छा कार्ट बना सके, अच्छा कार्टून बना सकते हैं, ठीक है, या फिर सील बना सकें, ज्वेलरी बना सकें। नो मेटल फॉर वेपन्स, किसी भी तरीके की, ये समझ लो मेटल था ही नहीं, ना लकड़ी थी, कोई मटीरियलिस्टिक वो नहीं था, मटीरियल नहीं था, लकड़ी नहीं थी, मिनरल्स नहीं थे, तो फिर एक तरीके से क्या था वहाँ पे, वेपन्स वगैरह नहीं बना पाए। वट दे ट्रेडेड, तो उन्होंने क्या बेचना चालू किया, दे एक्सपोर्टेड देयर अबंडेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड टेक्सटाइल्स, उनका जो कपड़ा बनता था वहाँ का, टेक्सटाइल्स बनता था, और उनका जो एग्रीकल्चर, जो उनकी नींव थी, उनकी नींव ही थी फूड प्रोडक्शन, तो उन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स को बेचना चालू कर दिया। समझ में आया। तो उन्होंने वो बेचेंगे ना, और उसके बदले में वो क्या लेते थे, मिनरल्स लेते थे, क्योंकि उनके पास मिनरल्स नहीं थे, तभी वो ज्वेलरी, स्टोन्स और सील और ये बोट वगैरह नहीं बना पाए। वेयर दे ट्रेडेड, अब इनको किसने, मतलब कोई तो खरीद रहा होगा ना, अगर ये अपना फूड बेच रहे हैं तो कौन खरीद रहा था, कौन इंटरेस्टेड था इनसे खरीदने में, किसको बेचते थे, अक्रॉस द गल्फ टू कंट्रीज लाइक ईरान एंड टर्की, किसको बेचते थे, टर्की एंड ईरान, किसको बेचते थे, टर्की एंड ईरान। वट दे इम्पोर्टेड, और क्या इम्पोर्ट करते थे, सारे के सारे मेटल, क्योंकि उनके पास कोई भी मेटल नहीं था, तो वुड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, शेल हो गया, स्टोन्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, सारी मेटल की चीज़ें इम्पोर्ट करते थे और खाना बाहर बेचते थे। ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे बेचने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट वॉज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वन। अगर तुम मैप में भी देखो, तो अगर ये यहाँ पे टर्की को बेच रहे हैं, कहीं भी बेच रहे हैं, तो इनके पास क्या है, यहाँ पे रिवर्स वगैरह है, सी बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे दे आर यूजिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट विच इज़ द cheapest at that time. Carts pulled by animals took too much time and required feeding the animals. अगर मैं बोलूँगी पानी के रास्ते से चले जाएँ तो वो जल्दी पहुँच पाते थे और वो कम सस्ते में पहुँच पाते थे, बल्कि अगर वो एनिमल को कैरी करते तो उनको प्रॉब्लम होती, एनिमल को बार बार थोड़ी थोड़ी देर में खाना खिलाना पड़ता, राइट। सो द यूफ्रेट रिवर्स बिकेम अ वर्ल्ड रूट फॉर ट्रेडिंग बोट्स। जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर टिग्रिस है और नीचे यूफ्रेट है, तो ये जो यूफ्रेट रिवर थी ना, वो ट्रेडिंग बोट्स, मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग इतनी दबा के होती थी कि रोज़ नावें चलती ही रहती थी। खाना, क्योंकि क्या कर रहे थे वो लोग, एक्सपोर्ट कर रहे थे फूड, किसको, टर्की और ईरान को, और इम्पोर्ट क्या कर रहे थे, सारे के सारे मेटल, तुम्हारी ज्वेलरी, स्टोन, मेटल्स वगैरह सब इम्पोर्ट कर रहे थे। समझ में आ गया, मज़ा आ गया जान के, है ना, समझ में नहीं, मज़ा आ गया, दिमाग में बैठा दिया आपने। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग क्या है, सिटी लाइफ के बारे में तो कुछ कुछ पता चल गया मैम, राइटिंग समझ नहीं आ रही, मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बारे में बात करते हैं। पहले के ज़माने में लोग लिखते कैसे थे, कैसे लिखना ज़रूरी पड़ा, पहले तो लोगों को लिखना भी नहीं आता था, ठीक है। तो राइटिंग इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोकन वर्ड्स। है क्या राइटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ, द वे आई एम स्पीकिंग, वट आई एम स्पीकिंग, वो जो स्पोकन साउंड है, वही को तो आपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसका जो विजुअली लिखा हुआ रहता है जो आप बोलते हो, तो राइटिंग इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोकन साउंड्स। इन मेसोपोटामिया दिस वॉज डन यूजिंग कॉनिफॉर्म। तो आपकी जो कॉनिफॉर्म होती है उससे ये लोग क्या करते थे, लिखते थे, ठीक है, कॉनिफॉर्म से लिखते थे। अब आगे तुम पढ़ोगे क्या होता है कॉनिफॉर्म, अभी समझ में आ जाएगा, पर ये समझ में आया कि राइटिंग जो आप बोलते हो उसी का ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। कॉनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड एज वेज शेप। वेज शेप का मतलब क्या है यहाँ पे, कूनियस फॉर्म मतलब जैसे सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर इन्होंने एनग्रेविंग करके कुछ वर्ड्स को लिखने की कोशिश करी है, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है वेज, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म के ऊपर वो अपनी राइटिंग को लिखते थे, ठीक है। मीडियम क्या यूज़ करते थे, किससे लिखते थे, स्क्राइब्स रोट ऑन क्ले टैबलेट। तो ये जो क्ले की टैबलेट दिख रही है ना तुम्हें, क्ले है, उससे वो वहाँ पे लिख रहे हैं। टेक वेट क्ले को लेते थे, मोल्ड इट इनटू अ साइज ही कुड होल्ड। उन्होंने गीली क्ले ले ली, गीली क्ले को क्या करा, गीली क्ले को प्रॉपरली होल्ड करा अपने प्रॉपर साइज में, उसको प्रॉपरली स्मूथ कर लिया, जैसे गोल हम बनाते हैं ना रोटी की तरह, उसने क्ले लिया प्रॉपरली, उसको पानी वानी लगा के स्मूथ करा, स्मूथ सर्फेस बना दिया, ठीक है। एंड प्रेस्ड वेज, चारों तरफ से उसके जो किनारे हैं उसको प्रेस कर दिया, ठीक है।
into the using the sharp end of a reed stylus. तो reed stylus का मतलब है कोई भी sharp चीज़, जैसे कि तुम्हारी लकड़ी होगी या कुछ होगी, तो वो जो sharp stylus है को उससे उन्होंने क्या करा, वहाँ पे उसके ऊपर एनग्रेविंग टाइप कर दी. ड्यूरेबिलिटी, द टैबलेट वॉज देन बेक्ड इन सन. तो टैबलेट को बेक कर दिया जाता था सन में. वंस ड्राइड इट वॉज प्रैक्टिकली इनडिस्ट्रक्टेबल. तो उसको क्या कर दिया जाता था, सन में ड्राई कर दिया, और एक बार वो ड्राई हो गया तो वो फिर तुम तोड़ ही नहीं सकते. हाउएवर यू कुड नॉट ऐड न्यू राइटिंग टू अ ड्राई टैबलेट. अगर एक सूखा हुआ टैबलेट है उसको उन्होंने बेक कर दिया है तो तुम उस पर कुछ और नहीं लिख सकते. थस एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन नो मैटर हाउ स्मॉल रिक्वायर्ड अ ब्रांड न्यू टैबलेट. तो कोई दूसरी ट्रांजेक्शन करनी है, कोई दूसरी बात करनी है, तो दोबारा तुम्हें वो क्ले का पूरा बनाना पड़ेगा और फिर उस पर तुम एंग्रेव करके लिखोगे और फिर बेक करोगे. समझ में आया? सो वाई डिड राइटिंग डेवलप. अब राइटिंग क्यों डेवलप हुई, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है. इट डेवलप प्राइमरीली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. क्योंकि राइटिंग क्या हो गया था, क्योंकि जब आपने बोला कि आपने मुझसे 10 रुपए की चीज़ खरीदी, पर मेरे पास ये राइटिंग में होना चाहिए ना कि ये 10 रुपए की चीज़ खरीदी है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा. तो ये राइटिंग वहाँ पे ज़रूरी होगी. और हर एक एक चीज़ को लिखने के लिए हर बार ये क्ले का बनाया जाता था, गीला करके प्रॉपरली बनाते थे. उसके जो स्मूथ करते थे सरफेस को, किनारों को पूरा वेज शेप का करते थे. वेज शेप का करके कोई भी रीड स्टाइलस, कोई भी नुकीली चीज़ लेके उससे एनग्रेव करके एंड देन दे यूज टू बेक इन द सन. ये प्रोसेस करते थे. अगर कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड करना था, जितने रिकॉर्ड होते थे उतनी बार ये शेप बनाई जाती थी, उतनी बार इसको बोलते हैं क्ले टैबलेट, उतनी बार ये टैबलेट बनाया जाता था. एक बार अगर वो सूख गया तो उसके ऊपर आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. द सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड लिटरेसी. अब क्यों ये ज़रूरत पड़ी सिस्टम ऑफ राइटिंग की और लिटरेसी की. कॉम्प्लेक्स साइंस यूनिक, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यूनिफॉर्म साइंस डज नॉट रिप्रेजेंट सिंगल लेटर ABC. ये खासियत है मेसोपोटामिया की राइटिंग और लिटरेसी के बारे में. ये तो पता चल गया कि राइटिंग क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि उन्हें अपना इकोनॉमिकल रिकॉर्ड रखने के लिए राइटिंग की ज़रूरत थी, ट्रांजेक्शन के लिए उनको ज़रूरत थी. इस राइटिंग की खासियत क्या है, क्योंकि ये क्ले टैबलेट पे लिखी जाती है, यूनिफॉर्म स्टाइल है, राइट. बट जब आप पढ़ते हो कि यूनिफॉर्म के जो ये साइंस हैं, ये जो लिखे जाते हैं, दे डज नॉट रिप्रेजेंट सिंगल लेटर. सिंगल लेटर को तो रिप्रेजेंट ही नहीं करते, ABC को रिप्रेजेंट नहीं करते ये, बट रादर एंटायर सेलेबल. सेलेबल्स यहाँ पे का मतलब क्या है, सेलेबल्स का मतलब हो गया, जैसे पुट, मैंने बोला प्रेरणा, तो प्रेरणा को वो एक वर्ड से ही शो कर देंगे. देखो ये सिंगल सिंगल नहीं, पूरे के पूरे वर्ड्स लिखते थे आपस में जोड़ के. ठीक है, तो यूनिफॉर्म साइंस, ये जो साइंस लिखे जाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म पे, दीज आर नॉट अ सिंगल लेटर. सिंगल लेटर नहीं है, पूरा एक वर्ड लिखते थे वो. स्पेशलाइज्ड स्किल, अ स्क्राइब हैड टू लर्न हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंस एंड राइट देम क्विकली वाइल द क्ले वॉज स्टिल वेट. आपकी क्ले गीली है, बट उस समय आपको 100 ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंस को याद करना पड़ेगा, तभी तो आप उस गीली क्ले पे लिख पाओगे. राइटिंग वॉज कंसिडर्ड अ मैसिव इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट. जिसको राइटिंग आ जाता था ना, उसको तो ये समझ लो उस टाइम की हाईएस्ट जॉब मिल जाती थी, क्योंकि वहाँ पे इनको समझना ही मुश्किल था. दीज वर वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. ABCD की तरह आसान नहीं था कि जोड़ के लिख दिया. तो इन साइंस को लिखना, इन साइंस को बनाना, इट टेक्स टाइम टू इट, राइट. तो यहाँ पे अ स्क्राइब, एक भी अगर एक आपका स्क्राइब है तो उसको आपको 1000 ऑफ वर्ड्स आपको उसके लिए लर्न करने में, लर्न हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंस. ठीक है, साइन को आपको याद करना पड़ेगा. लो लिटरेसी बिकॉज ऑफ द सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इतने वर्ड्स को याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा. वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट, इसलिए बहुत कम लोग उसको रीड एंड राइट कर पाते थे. इफ अ किंग कुड रीड ही प्राउडली बोस्टेड अबाउट इट इन हिज इंस्क्रिप्शंस. तो जब वो इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, अपनी इंस्क्रिप्शंस होती हैं, बोलते हैं जब वो, तब वो इस बारे में बोलते थे कि मैं ये रीड करना चाहता हूँ. तो उस टाइम पे रीड एंड राइट की आप वैल्यू समझो क्यों. वाई मेसोपोटामियंस वर वेरी वीक इन रीड एंड राइट, बिकॉज द राइटिंग्स वर वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ईच एंड एवरी यूनिफॉर्म साइंस वर नॉट लाइक सिंगल लेटर, दे वर अ कंबाइंड सेलेबल्स, क्योंकि वो कंबाइंड वर्ड्स थे. दीज वर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दैट्स वाई इट वॉज हार्ड टू अंडरस्टैंड. सो वेरी फ्यू पीपल know them and they consider this as a achievement, और उनको अचीवमेंट की तरह लगा. समझ में आ रहा है?
तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे किस बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आगे बात कर रहे हैं द मिथ ऑफ एनमर्कर। अब यहाँ पे एनमर्कर कौन होता है और इसका क्या मिथ है उस बारे में समझते हैं। अब मेसोपोटामियन एपिक स्टेट्स, एक मेसोपोटामिया का जो एपिक है वो क्या बोलता है, दैट राइटिंग वॉज इन्वेंटेड बाय एनमर्कर, वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उर्क। तो वहाँ पे एक जगह है उर्क, और वहाँ पे कह रहे हैं कि उसका जो सबसे पहला राजा था एनमर्कर, उन्होंने ये राइटिंग का चालू किया। ठीक है, अगेन इट इज़ अ मिथ। ओके, तो अगर आपको आता है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनमर्कर, तो आप बोल सकते हो कि जो मेसोपोटामिया का एपिक था वहाँ पे मतलब उन्होंने ये बात बोली है कि वहाँ का जो उर्क का राजा था उन्होंने यहाँ पे राइटिंग चालू करी। ठीक है, सबसे पहले राइटिंग को इन्वेंट किया। ही सेंट अ मैसेजर, अब क्या स्टोरी थी, उसने कैसे इन्वेंट किया, 2 लाइन में समझ लेते हैं। ही सेंट अ मैसेंजर टू अ डिस्टेंट लैंड आर्टा टू डिमांड प्रीशियस स्टोन्स। उन्होंने क्या बोला कि अपने किसी दूत को, किसी मैसेंजर को बोल दिया कि जाओ तुम अपने स्टोन्स मांगने के लिए आर्टा की लैंड पे भेज दिया। व्हेन द मैसेंजर कुडंट रिमेंबर द लॉन्ग वर्बल मैसेज एनमर्कर स्मूदन अ पीस ऑफ क्ले एंड रोट द वर्ड्स डाउन। क्या हुआ, उसने उसको भेज दिया कि भाई तुम जाओ प्रीशियस स्टोन्स को ले आओ। जब वो वहाँ पे पहुँचा उसका मैसेंजर, वो भूल ही गया। कहाँ पे गया था, आर्टा गया था, एक दूसरी जगह ना आर्टा। तो आर्टा वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे जाके बोलता कि भाई प्रीशियस स्टोन्स दो, वो भूल ही गया कि उसने प्रीशियस स्टोन्स मांगे थे। तो वहाँ एनमर्कर के जो हैं रूलर हैं उन्हें लगा कि यहाँ पे तो मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए कि लिखित में दूँ उसको, राइटिंग में दूँ, सो दैट ही रिमेंबर बिकॉज ही फॉरगॉट, सो दैट वर्बल मैसेज बिकॉज ही फॉरगॉट। वहाँ पे उन्होंने एक पीस ऑफ क्ले लिया, उसको स्मूथ कर दिया अच्छी तरीके से और उस पर उन्होंने वर्ड्स को लिख दिया। टू द मेसोपोटामियंस राइटिंग was a sign of superiority of a अर्बन कल्चर। जितना ज़्यादा जिसको राइटिंग आती थी उसको कहते हैं पढ़े लिखे की बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, तभी वो क्या थे वहाँ पे सुपीरियर थे, पावर में थे। टेम्पल्स एंड किंग्स इन सदर्न मेसोपोटामिया। अब तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ पे राइटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका एविडेंस हमें देखने को मिल रहा है ना। तो टेम्पल्स एंड किंग्स इन सदर्न मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया रीजन के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे पढ़ा नॉर्थ और साउथ में क्या क्या उगता है क्या क्या नहीं उगता है, राइटिंग कैसे होती है। अब हम बात करने वाले हैं टेम्पल और किंग्स की। बाय 5000 BC सेटलमेंट्स बिगैन टू डेवलप्ड इन सदर्न मेसोपोटामिया। 5000 BC में क्या हुआ, सेटलमेंट्स होने लग गई सदर्न मेसोपोटामिया में। वहाँ पे द अर्लीस्ट सिटीज़ वर बिल्ड अराउंड द टेम्पल। तो वहाँ पे क्या हो गया था कि जो सिटीज़ थी ना वहाँ पे टेम्पल बनाए गए और टेम्पल के चारों तरफ सिटीज़ बसी हुई हैं। साउथ में ही तो है सारी की सारी, जितने भी आपकी सिटीज़ हैं वो तो साउथ में ही है। ऊपर तो उनकी क्या है, ट्रीज़ है, नेचुरल ब्यूटी, और वो लोग शिप हर्डिंग वगैरह करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टेम्पल्स, वो सारे आपके साउथ में बने। द अर्लीस्ट टेम्पल्स, अब टेम्पल्स की खासियत क्या है, ये आ सकता है 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन में कि आप टेम्पल्स के बारे में बताओ कि कैसे बने थे, क्या मटीरियल यूज हुआ था। द अर्लीस्ट टेम्पल्स वर स्मॉल, टेम्पल्स क्या थे, हाइट में स्मॉल थे। अनबेक्ड ब्रिक्स, जो उनकी ईट होती है ना वो बेक्ड नहीं थी, डायरेक्ट बिल्कुल रॉ ईट उन्होंने यूज़ करी थी। दे वर रेजिडेंस फॉर वेरियस गॉड सच एज मून, गॉड ऑफ उर, इन्ना। अब यहाँ पे भगवान जी की बात करें क्योंकि मेसोपोटामिया रीजन है तो आप समझो वहाँ पे गॉड कौन से थे, मून, गॉड ऑफ उर, उर जो रीजन है वहाँ पे गॉड ऑफ उर, इनाना। तो द गॉड ऑफ लव एंड वॉर कौन थे, इनाना। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये जो उनके थे वहाँ पे भगवानों की तरह उनकी पूजा करी जाती थी। टेम्पल्स में अनबेक्ड आपकी ब्रिक्स यूज़ करती थी। टेम्पल्स ग्रेजुअली बिकेम मैसिव स्टेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज जिगुराट्स। अब जिगुराट्स क्यों क्यों कहते हैं इसको यहाँ पे जिगुराट्स, बिकॉज ये क्या हो गया, मैसिव स्ट्रक्चर बन गया। इतना छोटा स्ट्रक्चर नहीं है, लंबाई हो सकता है कम होगी बट चौड़ा कितना ज़्यादा है, कितना ब्रॉड है। तो ये क्या है, स्टेप्ड स्ट्रक्चर्स। स्टेप्ड स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या, टेम्पल्स ग्रेजुअली स्टेप स्ट्रक्चर, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कितनी लंबी लंबी स्टेप्स हैं। तो ये जो स्टेप स्ट्रक्चर बना जिसको हम बोलते हैं जिगुराट्स। इकोनॉमिक हब में समझते हैं, द टेम्पल वॉजंट जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी टेम्पल। इट बिकेम द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन, employing merchants, owning agriculture land, keeping written records of grain, animal breed। मतलब क्या ट्रेड हुआ है क्या नहीं हुआ उसके रिकॉर्ड भी टेम्पल में रखे जाते थे। एम्प्लॉइंग मर्चेंट्स, मर्चेंट्स को भी एम्प्लॉय किया ना, ध्यान रखने के लिए टेम्पल में क्या है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उसके बारे में ध्यान रखा, प्रोडक्शन के बारे में ध्यान रखा। उसको समझते हुए इकोनॉमिकली हम देखें तो टेम्पल वॉज नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, उसके अलावा जो उसकी अहमियत है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलो
अब द राइज ऑफ किंगशिप के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जुगराट्स, तो आप बता देना कि टेम्पल्स ग्रेजुअली बिकम मैसिव स्टेप स्ट्रक्चर, बड़े बड़े मैसिव स्टेप स्ट्रक्चर्स बन गए, जिसको हम जिगुराट्स बोलते हैं। द राइज ऑफ किंगशिप, अब द राइज ऑफ किंगशिप क्या होता है, द रीजन फेस्ड कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर ओवर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। हर समय रीजन में क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर चला है, लैंड के लिए, वाटर के लिए, अलग अलग रिसोर्सेज के लिए। विक्टोरियस चीफ वुड डिस्ट्रीब्यूट द लूट ऑफ देयर फॉलोअर्स, तो क्या कर रहे थे, राइज ऑफ किंगशिप, कहते हैं ना किंग वाली जो होती है, डिक्टेटरशिप वाली पावर बोलूँ या किंग आया, ये कैसे चालू हुआ, जैसे जैसे कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर हुआ लैंड और वाटर रिसोर्सेज के ऊपर ही, सबसे ज़्यादा लैंड और वाटर पे ही लड़ाइयाँ होती है। तो विक्टोरियस चीफ वुड डिस्ट्रीब्यूट द लूट टू देयर फॉलोअर्स, take prisoners of war to work in the temples and offer precious good to the god to beautify the temples। अब कहने का मतलब क्या है, जो वहाँ के चीफ थे, जो पावर में थे, वो उनके पास जो भी लूट वगैरह होती थी वो तो अपनी टीम वालों को देंगे ना, अपने फॉलोअर्स को देंगे, राइट। मान लो कोई भी अगर जैसे गवर्नमेंट होती है, वो फॉर्म हो रही है, उन लोगों की हो रही है, तो वो अपने लोगों को, जिनसे उनको पैसे मिले हैं, चंदा मिला है, वो उन्हीं को सपोर्ट करेगी, राइट। तो यही वहाँ पे होता था। वहाँ पे वो लोग ये भी करते थे कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो प्रिजनर्स थे, उनको टेम्पल में लगा देते थे काम करने के लिए। ऑफर प्रीशियस गुड टू द गॉड्स, और गॉड को तो अच्छी अच्छी चीज़ें हो, प्रीशियस देंगे ही देंगे, जिससे क्या हो, टेम्पल और ब्यूटीफाई हो। ओवर द टाइम दीज विक्टोरियस वॉर लॉर्ड बिकम परमानेंट किंग्स। अभी क्या था, जैसे वॉर के समय में वो लोग लड़ते थे, जो जीतते थे वो, उनको जो लूट मिलती थी वो अपने फॉलोअर में बांट देते थे। धीरे धीरे ये जो वॉर, कहते हैं ना, इसको आप कह लो मिलिट्री कह लो, बट मिलिट्री में यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज उतने हाई लेवल की लड़ाइयाँ नहीं होती थी, पर जिस लेवल की भी होती थी, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जैसे उनकी जो भी उनके झगड़े होते थे, जो होते थे, जो उनके लिए लड़ता था पूरी कम्युनिटी के लिए, वहीं धीरे धीरे पावर में आने लगे और उनको हम किंग्स की तरह जानने लग गए। एग्जाम्पल, द सिटी ऑफ उर्क, Urk grew to an enormous size, 250 acre. It had massive defensive wall। तो अब क्या हुआ, जब सिटी ऑफ उर्क में क्या हुआ, धीरे धीरे किंगशिप आने लगी, वही पावर में आने लगे, उनको लूट मिलती थी, लोग उनके आगे पीछे घूमने लग गए और चीज़ें बढ़ने लग गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो किंगशिप थे वो पावर में आने लगे। जैसे सिटी ऑफ उर्क है, वहाँ पे अब उन्होंने डिफेंसिव वॉल बना दी, और कितनी, 250 एकड़ की, ठीक है, 250 एकड़ की लैंड पे। कैपिटिव एंड लोकल पीपल वर फोर्स टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर एंड वर पेड इन ग्रेन रेशंस नॉट वेजेस। उस टाइम पर तुम्हें पता ही है, बार्टर सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें चलती थी, तो वहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट के लिए पे भी किया जाता था, तो कौन सा पैसे मिलते थे, कौन सा वेजेस मिलते थे, मिलता क्या था, ग्रेन राशन, राशन जो होता है राशन पानी, वो मिलता था, ठीक है। तो लोकल पीपल वगैरह को ऐसा राशन पानी वहाँ पे मिलता था। आगे हम बात करते हैं अब लाइफ इन द सिटी, द केस ऑफ उर। अब उर जो है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा समर अक्कड़ वगैरह फॉर्म हुआ सदन में, अब जो उर है उसके बारे में और ढंग से जानते हैं। अभी तक हमने किंग्स के बारे में जाना, कैसे उर के अंदर कैसे ये जो डिफेंसिव सिस्टम था वो कैसे किंगशिप में आया, फिर हमने बताया कि टेम्पल वगैरह भी कैसे वहाँ पे फॉर्म हुआ। तो ये सही चीज़ें तो इंपॉर्टेंट पार्ट थी। एनर्मकर की जो स्टोरी है वो भी इज वॉज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उर्क, वो भी उर का था। अब हम उर के बारे में और समझने वाले हैं। द सिटी ऑफ उर वॉज एक्सकैवेटेड इन द 1930s गिविंग अस अ डिटेल्ड लुक एट ऑर्डिनरी मेसोपोटामियन लाइफ। अब मैं यहाँ पे क्या कहने वाली हूँ कि जो सिटी ऑफ उर है, उन्होंने क्या किया, एक डिटेल्ड लुक दिया ऑर्डिनरी मेसोपोटामियन लाइफ को, कि क्या उनकी लाइफ होती थी वहाँ के लोगों की। फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में आप समझते हैं। द न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन वॉज द नॉर्म। वहाँ पे ये नहीं है खूब सारे बच्चे कर लो, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का नॉर्मल थी, उनका उनका ये चलता था। थ्रू अ मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिसाइडेड विद द पेरेंट्स। मैरिड सन हो गया तो मतलब अगर बेटे की शादी होगी तो फैमिली के साथ ही रहेगा, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेगा। द फादर वॉज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। और फादर कौन थे, हेड थे, हाउस होल्ड मतलब पूरे घर को मैनेज करने वाले हेड थे। जब हम बात कर रहे हैं लाइफ इन दी सिटी की, कि सिटी में कैसी लाइफ चल रही है, तो यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर को भी समझना जरूरी है। उस समय हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन वर सफिशिएंट, और जैसे शादी के बाद भी वहाँ पे क्या कर रहा था, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ लड़के रहते थे। उसके बाद हेड ऑफ द फैमिली कौन था, फादर थे। मैरिज, अ डिक्लेरेशन वॉज मेड, कंसेंट वॉज गिवन बाय द ब्राइड पेरेंट। तो एक डिक्लेरेशन, जैसे कंसेंट कौन देता था, ब्राइड के पेरेंट्स। एंड गिफ्ट्स वर एक्सचेंज, और क्या पैसे चलते थे उस टाइम पे, पैसे तो थे नहीं, गिफ्ट्स को एक्सचेंज किया जाता था। द ब्राइड वॉज गिवन हर इनहेरिटेंस बाय हर फादर वाइल द ग्रूम फैमिली केप्ट द एंस्ट्रल
एंसेस्ट्रल होम्स एंड हर्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे ब्राइड को कुछ गिफ्ट्स वगैरह वहाँ पे दिए जाते थे, और जो लड़के की फैमिली थे उनको भी जो उनके एंसेस्टर के जो कुछ चीज़ें होती थी वो अपने पास वो रखता था, ठीक है। टाउन प्लानिंग, अब यहाँ पे हमने फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, मैरिजेस के बारे में पढ़ा कि शादियाँ कैसे होती थी, बट अब टाउन की प्लानिंग कैसे होती थी उस बारे में समझते हैं। स्ट्रीट्स वर नैरो, पतली पतली नैरो नैरो गलियाँ थी, ठीक है। बाई नैरो व्हील्ड कार्ट could not reach many houses, ठीक है। goods had to carried on donkeys, तो हर जगह पे जो तुम्हारा वो होता है ना बुलक कार्ट टाइप जो होती है, व्हील्ड कार्ट जो है वो हर घर में नहीं पहुंच पाती थी, तो उस समय वहाँ पे डोंकीज के ऊपर क्या करते थे, गुड्स को ले जाए। डोंकी पतला से पतली गली के अंदर घुस जाएगा, वो इतनी बड़ी कार्ट कहाँ से घुसेगी, इतनी चौड़ी कार्ट कहाँ से घुसेगी, डोंकी तो घुस जाएगा ना। तो इसलिए स्ट्रीट्स पतली होती थी, इसलिए डोंकी पे सामान को कैरी किया जाता था वहाँ पे। देयर वॉज नो सिस्टमैटिक स्ट्रीट ड्रेनेज, कोई भी सिस्टमैटिक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे तो ड्रेनेज बहुत अच्छा था, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसा सिस्टमैटिक स्ट्रीट ड्रेनेज नहीं था। वहीं पे लिखा है देखो, अनलाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ पे देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो कितना डेवलप है आपका ड्रेनेज है। ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर फाउंड इनसाइड द इनर कोर्टयार्ड ऑफ हाउसेस, हाउसेस के अंदर की तरफ ड्रेन वगैरह उन्होंने नाली वाली बना रखी थी। रूफ ड्रेन्स एंड क्लेन्स वर फाउंड, रूफ स्लोप्ड इनवर्ड सो रेन वाटर वुड फ्लो इनटू द सम्प इनसाइड द हाउस, इन्वेंटिंग द अपवेड स्ट्रीट। बेसिकली क्या था कि जो उनके घर बनाए जाते, जैसे देखो जैसे तुम्हें दिख रहा है ये मंदिर है, मंदिर के पास ही इन्होंने अपना पूरा घर का यहाँ पे बना रखा है। तो जब ये पूरे घर बना रखे हैं, पतली पतली गलियाँ बना रखी हैं, डोंकी से सामान आ रहा है, ये इनके पास सिस्टमैटिक ड्रेनेज तो था नहीं, उसके साथ क्ले से ये लोग अपना ड्रेनेज वगैरह पूरा बनाते थे। इन कहीं तो होगा ना, सिस्टमैटिक नहीं था पर ड्रेनेज होगा तो सही, इतना ज़्यादा जो कूड़ा है वो निकलेगा तो सही। तो वो जो नालियाँ थी वो उन्होंने बना रखी थी घरों के अंदर से निकलती हुई। रूफ इनर कोर्टयार्ड ऑफ हाउसेस, ठीक है। रूफ क्या थे उनके अंदर की तरफ थे, इनर साइड, जिससे कि जो पानी है वो बाहर ना गिर के आपका वहाँ से प्रिवेंट द अपपेव्ड स्ट्रीट्स फ्रॉम टर्निंग टू डीप मड। नहीं तो क्या होगा, पानी उन्होंने पता है इस तरीके से बना रखा था अपने घरों का स्ट्रक्चर कि जो पानी है वो बाहर स्ट्रीट में ना जाए, नहीं तो पूरी गली में पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो वो उसको रेन वाटर को यूटिलाइज करते थे बेसिकली। सुपरस्टिशियस, अब पहले के टाइम में आपको पता ही अंधविश्वास तो भर भर के होता है, तो क्या था, टैबलेट्स आर उर रिकॉर्ड बिलीव अबाउट हाउसिंग। टैबलेट्स जो होती हैं, क्योंकि वो क्ले पे लिखे हुए थे सारे वर्ड्स, उसको वो क्या बोला, उर रिकॉर्ड है अबाउट हाउसिंग, हाउसिंग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अ रेज्ड थ्रेशोल्ड ब्रॉट वेल्थ, और वो क्या लेके आया, वेल्थ लेके आया। जैसे उन्होंने बोला कि एक रेज्ड थ्रेशोल्ड था, वेल्थ लेके आया। अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन डायरेक्टली टूवर्ड्स अनदर हाउस ब्रॉट अ गुड लक। एक ऐसा डोर जो सामने वाले डोर के सामने नहीं खुलता है, वो क्या होता है, गुड लक लेके आता है। ऐसा फ्रंट डोर है जो कि नहीं डायरेक्टली सामने वाले डोर के सामने खुल रहा, तो वो एक गुड लक कहलाएगा। तो ये सुपरस्टिशियस थे सारे के सारे, ये अंधविश्वास थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ट्रेडिंग टाउन की। ये तो हमने सिटी लाइफ के बारे में बात कर लिया, उर्ग के बारे में बात कर लिया, यहाँ पे सिटीज थी पूरी। अब ट्रेडिंग टाउन क्या था, ट्रेडिंग टाउन जहाँ पे आपका अनाज इधर उधर जा रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो कहाँ पे था आपको पता ही है, रिवर यूफ्रेट पे ऊपर की तरफ मारी है, ठीक है। एक जगह जैसे नीचे सदर्न पार्ट था, इसी तरीके से यूफ्रेट की जो अपस्ट्रीम है वहाँ पे है। बेसिकली उर्क एंड उर वर योर सदर्न फार्मिंग, ये क्या थे आपके सदर्न फार्मिंग थे। मारी वॉज अ सिटी लोकेटेड इन द अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट 2000 BC में, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट था। इकोनॉमी की बात करते हैं, द रीजन सॉ अ मिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हर्डिंग। एग्रीकल्चर तो होता ही था, अनाज तो उगता ही था, उसके साथ साथ एनिमल हर्डिंग होता था। हर्डर एंगेज यंग एनिमल, चीज, लेदर। यंग एनिमल से हर्डिंग करना मतलब एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, एनिमल से कुछ कुछ चीज़ें निकाल रहे हो, चीज़ निकाल रहे हो, लेदर निकाल रहे हो, मीट निकाल रहे हो। मेटल टूल्स फ्रॉम द एंड मेटल टूल्स फ्रॉम द फार्मर। तो तुम्हें क्या पता चला कि ये जो रीजन है मारी, यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हर्डिंग तो होती ही है। हर्डर एक्सचेंज करते हैं अपने यंग एनिमल्स को, चीज़, लेदर, मीट फॉर ग्रेन्स एंड मेटल्स टूल फ्रॉम द फार्मर। और फार्मर के साथ ये सारी चीज़ें हर्डर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ यहाँ पे, इकोनॉमी तो समझ गए हम, कॉन्फ्लिक्ट क्या था, देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट टेंशन। टेंशन किस चीज़ की थी, नोमैडिक हर्डर्स वुड समटाइम्स ब्रिंग देयर फॉक इन टू द सोन
सोन फील्ड र्यूनिंग क्रॉप्स। तो जो नोमैडिक हर्डर्स होते थे, नोमैडिक हर्डर्स क्या करते थे, वो अपने एनिमल्स वगैरह अपने पूरे झुंड को ले आते थे फील्ड के अंदर, और वहाँ पे क्या करते थे, पूरा का पूरा क्रॉप्स खराब करते थे। तो फार्मर वुड समटाइम्स डिनाई हर्डर एक्सेस टू द रिवर वाटर, और वहाँ पे फार्मर को गुस्सा आता था कि भाई तुम अब इस नदी के पास नहीं आओगे, तुमने मेरे सारे के सारी खेती खराब कर दी, अपना पूरा झुंड ले आए और यहाँ पे मेरी खेती को खराब कर दिया। तो आप रीजन क्या बताओगे, व्हाट वाज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? नोमैडिक हर्डर वुड समटाइम्स ब्रिंग देयर फ्लॉक इनटू द सोन फील्ड। वहाँ पे वो क्या ले आए, सोन फील्ड में ले आए और पूरा का पूरा उन्होंने क्रॉप क्या कर दिया, खराब कर दिया। ठीक है, नोमैडिक इन्फ्लक्स के बारे में समझते हैं। नोमैडिक ग्रुप्स कौन से थे, जैसे आपका एसेरियन हो गए, अकडियन हो गए, एमोराइट्स हो गए, कॉन्स्टेंटली माइग्रेटेड इन टू दी प्रॉस्पेरियस एरिया, और वहाँ पे ये प्रॉस्पेरियस एरिया में माइग्रेट होते रहे। द किंग्स ऑफ मैरी वर एमोराइट्स, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मैरी के किंग थे वो कौन थे, एमोराइट्स थे। हुज ड्रेस डिफर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट, और जो उनकी ड्रेसेस बाकी सबसे अलग थी। तो हमें समझ में आया कि मैरी एक ऐसी जगह है जो कि जहाँ के राजा एमोराइट्स थे, जिनको लैंग्वेज कौन सी आती थी, राइटिंग कौन सी आती थी, एमोराइट ही आती थी, है ना लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये समझ में आया कि इनके यहाँ पे सब कुछ था, एनिमल हस्बेंड्री थी, एग्रीकल्चर था, बस लड़ाइयाँ चल रही थी, क्योंकि नोमैडिक हल्डर अपना पूरा का पूरा झुंड लेके उनके खेत को खराब करते थे, इसलिए वो उनको पानी देने से मना कर देते थे। फिर धीरे धीरे हमने ये समझा कि अच्छा ये चीज़ हो रही है। तो नाउ द पैलेस ऑफ जिमरिल्म, ये क्या है, ये कौन सा पैलेस के बारे में बात हो रही है? द किंग बिल्ट अ मैसिव मैग्निफिसेंट पैलेस दैट बिकेम अ फेमस अक्रॉस द रीजन। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत बड़ा पैलेस बना दिया जो कि उस रीजन में क्या हो गया, फेमस हो गया। तो मैरी में कौन सा ऐसा है, मैरी जो जगह है वहाँ पे मैरी में कौन सी पैलेस बना हुआ है, आपका जिमरिल में बना हुआ है। ट्रेड एंड टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। अब टैक्स और ट्रेड तो पहले भी था तो अभी भी है। द मैरी ट्रू वेल्थ केम फ्रॉम इट्स लोकेशन। जो मैरी की जो जगह है, ये जो इतना ग्रो हुई, इतनी फेमस, क्योंकि हमने मेसोपोटामिया की सारी फेमस जगह के बारे में बात करी है, हमने उर के बारे में बात करी, अब हम यहाँ पे मैरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैरी जो यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे जो इसकी वेल्थ है, ये इसकी लोकेशन से ही, इट्स सेट ऑन द वेरी प्राइम ट्रेड रूट, और ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे था बिटवीन द मिनरल रिच नॉर्थ एरिया, क्योंकि ये नॉर्थ में है। जैसे उर वॉज लिटिल इन द साउथ बट दिस इज इन नॉर्थ पार्ट, ठीक है, यूफ्रेट के ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पे मिनरल रिच जो नॉर्थ है, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, वहाँ पे ये आपकी लोकेशन थी। एंड द एग्रीकल्चर वर इन द साउथ, और इसका जो मैरी का जो साउथ का पार्ट है वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। तो बोट्स कैरिंग वुड, जो बोट्स होती है जिसमें वुड होता था, कॉपर होता था, टिन होता था, क्योंकि ये सारे ये मेटल्स वगैरह बाहर से मंगवाते थे, स्टॉप्ड एट द मैरी। तो मैरी एक तरीके का वहाँ पे क्या हो गया, पोर्ट स्टेशन हो गया, वहीं से सारा ट्रेड हो रहा था, और जितने भी गुड्स बाहर से आते थे, बाकी अदर कंट्रीज से आते थे, वो वहाँ पे आपका इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, ऑफिसर्स इंस्पेक्टेड द कार्गो and charged a tax of about 10% on the value of goods। तो जो ऑफिसर होते थे वो वहाँ पे जब वो उतरता था तो 10% का उसके ऊपर क्या लगता था, टैक्स लगता था। तो समझ में आया कि ये एक पेस्टोरियल जोन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, बिकॉज ये नदर्न पार्ट में था जो कि एक प्राइम लोकेशन थी ट्रेड के लिए, जहाँ पे ट्रेड रूट पे ये बहुत ही अच्छी जगह थी, इसलिए जितने भी आपके ट्रेड होते थे मिनरल रिच, वो आपके सारे नॉर्थ में होते थे। जितने भी यहाँ पे आपके मेटल और मिनरल शेयर हो रहे हैं वो नॉर्थ में होते थे, टर्की सीरिया में, इसलिए वहाँ पे वो 10% वैल्यूएबल गुड्स के ऊपर टैक्स लगाता था, और ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह हो गई और इसकी इकोनॉमी बढ़ गई। लेगेसी ऑफ राइटिंग के बारे में बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इज इट्स स्कॉलर ट्रेडिशन, राइट। जब हम लेगेसी ऑफ राइटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम उनकी ट्रेडिशंस और उनकी लेगेसी को समझते हैं। हमें ये तो पता चल गया था कि राइटिंग कैसे इन्वेंट हुई, क्या उसके पीछे का मिथ था, बट अब हमारे लिए और डिटेल में जानना ज़रूरी है कि और ऐसे कौन से चीज़ें हैं। कहते हैं ना कि मैथ्स बहुत अच्छी है मेसोपोटामिया की। मैंने आपको पहली पेज जब समझा रही थी अपनी प्रेजेंटेशन का, तो मैंने आपको बताया, मैं नोट्स में पहली पेज पे क्या लिखा था कि यहाँ की मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, साइंस वगैरह बहुत डेवलप्ड है, उसके ऊपर यहाँ पे बात हुई है। मैथमेटिक्स, वी हैव फाउंड टैबलेट्स कंटेनिंग मल्टीप्लिकेशन, डिविजन टेबल, स्क्वायर रूट, टेबल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। दे सक्सेसफुली कैलकुलेटेड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद अ इनक्रेडिबल एक्यूरेसी। तो ये सब हमें कैसे पता चला कि उस टाइम के लोगों को साइंस और मैथ्स वगैरह आती थी, वो हमें क्ले टैबलेट से पता चल गया। जो उनके टैबलेट्स थे उस पर उन्होंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह कर रखा था, ठीक है। इवन उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी निकाल रखा था। टाइम रेकनिंग की बात करते हैं। व्हाट इज टाइम रेकनिंग? यहाँ पे द मेसोपोटामियाज गेव अस द वे
वी मेजर द टाइम टुडे। और ये आज के टाइम में जो हम अपना टाइम को मेजर करते हैं कि डिवीजन ऑफ ईयर इंटू 12 मंथ, कि हमारा साल जो है वो 12 महीने में है, डिवीजन ऑफ मंथ इंटू 4 वीक, वो 4 वीक में है, डिवीजन ऑफ डे इंटू 24 आवर्स, वो 24 आवर्स में है, और 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है। ये हमें कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया से मिला हुआ है। दैट इज द टाइम रेकनिंग, टाइम की अंडरस्टैंडिंग। दिस सिस्टम द सेजैक्सनल सिस्टम, ठीक है, was adopted by the Greek and then Romans, then Islamic and finally मिडेवल यूरोप। अब आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है कि ये जो सिस्टम हुआ एकदम से तो सबने एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो सिस्टम था सबसे पहले ग्रीक ने एक्सेप्ट किया, ग्रीक ने एक्सेप्ट करने के बाद फिर रोमन्स ने किया, फिर इस्लाम ने किया, और फिर आपका मिडेवल यूरोप ने करना चालू कर दिया। ये जो प्रॉपर एक सिस्टम है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है। अभी तक समझ में आया कि मैथ्स में कितना ग्रो हो गए, फिर इनका टाइम रेकनिंग में कितना ज़्यादा ये लोग ग्रो हो गए। एस्ट्रोनॉमी की बात करें, दे केप्ट मेटिकुलस रिकॉर्ड ऑफ द ऑब्जर्व्ड पोजिशंस ऑफ स्टार एंड कॉन्स्टिलेशन एज वेल एज द अक्रेंस ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। अब ये चीज़ जानना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि उस टाइम पे भी होता तो ये सब कुछ ही था ना, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स आज का थोड़ी है ना, चंद्र ग्रहण वगैरह, सूर्य ग्रहण वगैरह। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, स्टार्स हो गए, कॉन्स्टिलेशन हो गए, ये उनके रिटन रिकॉर्ड्स में हमें मिले हैं। तो मैथ्स के रिकॉर्ड्स मिले, एस्ट्रोनॉमी के रिकॉर्ड्स मिले, ये सब हमें वहाँ से उनकी अंडरस्टैंडिंग मिली। प्रिजर्वेशन, दिस नॉलेज सर्वाइव्ड बिकॉज मेसोपोटामिया स्कूल्स ट्रेन बॉयज टू रीड एंड कॉपी अर्लियर टैबलेट्स। ये कैसे पता चला, ये जो नॉलेज है ये सर्वाइव कैसे हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि मेसोपोटामिया में स्कूल्स भी बने, और वहाँ के स्कूल्स ट्रेनिंग देते थे बॉयज़ को रीड कॉपी करना, जिससे उनको रीड और राइट करना है, तो वो अपना जो टैबलेट है उसको पढ़ सकें। ट्रीटिंग राइटिंग एज अ सेक्रेड एंड स्कॉलरली ट्रेडिशन टू बी पास डाउन थ्रू जनरेशन, क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे तो वो आगे वाली जनरेशन भी पढ़ेंगी, और राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट थी वहाँ के लिए, तो वहाँ के लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को नहीं, पर ट्रेंड बॉयज, साफ साफ लिखा हुआ है। चलो द वारका हेड के बारे में पढ़ते हैं। अब ये द वारका हेड अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन में, देखो डायरेक्ट तो नहीं आता है कभी कभार, पर 3 मार्क का मतलब 5 मार्कर में तो नहीं आता, बट 3 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। द वारका हेड विच इज़ अ क्रूशल आर्टिफैक्ट। जब आप ऐसी जगह पे रहते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉटरी, जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाओ तो पॉटरी, सील्स वगैरह दिखती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो क्रूशल आर्टिफैक्ट है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूजुअली टॉक अबाउट द स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट टू इलस्ट्रेट द डिविजन ऑफ लेबर, कि वहाँ पे कैसा काम करते थे लोग, राइट। तो यहाँ पे एक ये आर्टिफैक्ट है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं वारका हेड। व्हाट इट इज? अ लाइफ साइज मार्बल हेड ऑफ अ वुमेन, ये एक सिर है वुमेन का, स्कल्प्टेड इन द सिटी ऑफ उर्क, और उर्क में इसको बनाया गया 3000 BC में। किस मटेरियल से इसको बनाया हुआ है? इट आईज एंड आईब्रोज वर इनवैलिड विद लैपिस लजूली। अब यहाँ पे क्या है? इनलेट, सॉरी, आईज और आईब्रोज जो हैं, आईज और आईब्रोज हैं। लैपिस लजूली क्या होता है? वो आपका ब्लू स्टोन होता है, तो ब्लू स्टोन से इसकी आईज को इनलेड करा हुआ है। शेल इज वाइट एंड बिटुमेन वॉज ब्लैक। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मटेरियल यहाँ पे जो इन्होंने यूज़ किया है, लापिस लजूली यूज़ किया है आईज और आईब्रोज में, विच इज़ ब्लू स्टोन। निकाल लिया होगा ना, इसलिए अभी है नहीं शायद। शेल्स एंड बिटुमेन, ठीक है। सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज इट्स मार्बल, लापिस लजूली एंड शेल वर नॉट अवेलेबल इन मेसोपोटामिया, दे हैड टू बी इम्पोर्टेड। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसके आईज और आईब्रोज में लापिस लजूली यूज़ है, तो वो तो ये मार्बल और मेटल्स तो थे ही नहीं, मेसोपोटामिया के पास क्या था बेचने के लिए? खाना ही था। तो उन्होंने क्या करा? बाहर से मंगवाया, तो बाहर से इन्होंने लापिस लजूली मंगवाया, मार्बल बनाया, शेल्स को सबको इम्पोर्ट किया, इसलिए इस आर्टिफैक्ट को बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस माना जाता है। दिस प्रूव दैट क्रिएटिंग दिस स्कल्पचर रिक्वायर अ मैसिव नेटवर्क ऑफ ट्रेड, और इसको बनाने के लिए क्योंकि इतना मटेरियल इसमें लग रहा है तो ट्रेड तो चाहिए ही चाहिए। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, उस टाइम पे वो क्राफ्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड वेल्थ डिफाइनिंग द फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन। जब आप इस टाइप का कुछ बनाते हो तो ये बताता है कि आपका क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन हो रहा है। जब भी तो आप ट्रेड, इतने बड़ा आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए इतना मटीरियल लग रहा है, वो सब आप इम्पोर्ट कर रहे हो। सिलेंड्रिकल सील, अभी जैसे आपने आर्टिफैक्ट के बारे में पढ़ा, तो सिलेंड्रिकल सील, अब ये देखो एक गोल सील है, हम लोगों ने देश से सील देखी होगी, अभी जैसे आपने देखा होगा कि वो, मुझे बताओ वो कौन सी जगह वहाँ पे गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और सील्स लेके आए थे पुरानी, है ना?
तो चोला पीरियड डायनेस्टी के टाइम की। तो इसी तरीके से क्या है, सिलेंड्रिकल सील, हर जगह की अपनी सील होती है विच मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी, जो ऑथेंटिसिटी की बात करती है। इन मेसोपोटामिया सील्स वर नॉट जस्ट अ स्टैम्प, वो एक स्टैम्प नहीं थी, दे वर रोलिंग सिलेंडर, पूरे के पूरे सिलेंडर है, स्टैम्प नहीं थे, छोटे छोटे रेक्टेंगल पीसेस नहीं, सिलेंडर के ऊपर कर रखा था। डिज़ाइन स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप कार्व डिज़ाइन इनटू अ स्टोन सिलेंडर, तो जो सिलेंडर था रोल्ड सिलेंडर, उसके ऊपर क्या करते थे, स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप अपनी कार्विंग करते थे। अ होल वॉज पियर्स थ्रू द सेंटर सो इट कुड बी वॉर्न ऑन द स्ट्रिंग। अब तुम देखो यहाँ पे बीच में होल है सिलेंडर के, रोल्ड सिलेंडर तो ठीक है, बट यहाँ पे बीच में होल भी है। होल इसलिए था कि उसको वॉर्न कर सके, स्ट्रिंग बीच में उसमें स्ट्रिंग डाल सके, ठीक है। फंक्शन, दे वेन रोल्ड ओवर द वेट क्ले, उसको वेट क्ले के ऊपर जब रोल किया गया, कवरिंग अ जार माउथ और अ डोर लॉक, इट लेफ्ट अ कॉन्टिन्यूस पिक्चर। तो क्या किया उसने, जैसे वेट क्ले, ये तुम्हारे आगे मैंने फोटो इतनी अच्छी लगाई है, बिल्कुल वेट क्ले है, उसके ऊपर उसको रोल कर दिया। तो जैसे क्या था, गीली क्ले थी, गीली क्ले के ऊपर ये जो सिलेंडर के ऊपर डिजाइन की एनग्रेविंग करी है, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके रोल कर दिया, सिलेंडर को उसके ऊपर रोल करा, जैसे ही रोल करा तो उसके ऊपर उसका डिजाइन छप गया, ठीक है। तो इट लेफ्ट अ कॉन्टिन्यूस पिक्चर। सिग्निफिकेंस, इट वॉज द एंशियंट इक्विवेलेंट ऑफ अ सिग्नेचर ऑफ अ पैडलॉक, इसको एज अ सिग्नेचर मानो, इट मीन्स ओनरशिप, पावर एंड गारंटेड दैट अ पैकेज हैड नॉट बीन टेम्प्ड विद। तो कहने का मतलब है, जैसे कहते हैं ना, उस समय अगर ट्रेड हो रहा है किसी खाने पीने का, तो पीछे सील तो लगेगी लगेगी, तो इस तरीके की सील वहाँ पे बन के लग जाती थी। उन्होंने बनाया गीली पट्टी पे उसको, जैसे एक स्टैम्प की तरह उसने सिलेंडर सील को यूज़ किया कॉन्टिन्यूस और वहाँ पे चिपका दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, ये गारंटेड पैकेजिंग की काम करती थी, ठीक है। सो दीज आर 5000 ईयर ओल्ड सिलेंडर सील एक्टेड एज अ पर्सनल आईडी, सबकी पर्सनल आईडी, ओनरशिप मार्क एंड द मिनिएचर वर्क। मिनिएचर वर्क तो दिख रहा है, छोटे छोटे इंसान है, ओनरशिप की तरह ये शो होती थी, ये सील्स जो थी। सिटीज़ इन मेसोपोटामिया कल्चर, अब हम सिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि मेसोपोटामिया कल्चर में सिटीज़ क्या थी। द एपिक ऑफ ग्लिगामेश, अब यहाँ पे ग्लिगामेश का कि व्हाट इज़ द ग्लिगामेश, क्या है ग्लिगामेश और क्या क्या सिटीज़ हैं मेसोपोटामिया कल्चर में। मेसोपोटामिया टुक इमेंस प्राइड इन देयर सिटीज़, मेसोपोटामिया में इमेंस प्राइड है। व्हेन सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर, वॉर में जब सिटीज़ खत्म हो गई, दे रोट डीपली इमोशनल पोइट्री, उस समय क्या हुआ, उन्होंने पोइट्री लिखी अबाउट देम। ऑफकोर्स जब कोई वॉर होती है तो सिटीज़ तो उसमें डिस्ट्रॉय होती हैं, तो वहाँ पे इमोशनल पोइट्री लिखी अबाउट देम। दिस प्राइड इज अ बेस्ट कैप्चर्ड इन द एपिक ऑफ ग्लिगामेश रिटन ऑन 12 क्ले टैबलेट। तो 12 क्ले की टैबलेट के ऊपर ग्लिगामेश लिखा हुआ है, जो कि इमोशनल पोइट्री है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना ग्लिगामेश, तो आपको दिखाई देगा, मैंने यहाँ पे फोटो लगाना भूल गई हूँ आप लोगों के लिए, आई एम सो सॉरी, मैं लगा दूंगी अपने नोट्स में। तो यहाँ पे ग्लिगामेश क्या है, इट्स ए इमोशनल पोइट्री। जब भी जैसे कोई वॉर वगैरह हुई, डिस्ट्रॉय हो गई एक सिटी, तो वहाँ पे उन्होंने वो उसके ऊपर लिखा, कितने के ऊपर लिखा है, 12 क्ले टैबलेट के ऊपर पूरी पोइट्री। एक टैबलेट पे तो आएगी भी नहीं, इनके टैबलेट होते इतने बड़े नहीं थे ना कि पूरी की पूरी पोइट्री आ जाएगी। तो इनका जो पोएम थी वो किस पे आती थी, आपकी 12 टैबलेट्स पे। द स्टोरी, तो क्या स्टोरी क्या है, ये ग्लिगमेश की क्या कहानी है। तो ग्लिगमेश वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ उर्क, जैसे एनमर्कड को सबसे पहला राजा बोलते हैं, इसी तरीके से इसी टाइम में कोई ग्लिगमेश उर्क का राजा था। वहाँ पे क्या हुआ, जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, जिसका नाम था, क्लोज फ्रेंड का नाम था एनगुडी, वो मर गया। जब वो मर गया तो बहुत ही ज़्यादा वो दुख में चले गए, और जब वो दुख में चले गए, ही सेट ऑन अ हीरोइक क्वेस्ट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी, इंसानियत और इन सब बारों में उन्होंने सोचने लग गए, इमोर्टैलिटी का सीक्रेट वो जानने लग गए। तो कंक्लूजन क्या निकला, जब वो फेल हो गए, वो नहीं जान पाए कि इमोर्टैलिटी का क्या रीज़न है क्या नहीं है, तो ग्लिगमेश रिटर्न टू उर्क, और वो वापस, देखो पहले वो हीरोइक क्वेस्ट पे गए थे, अब वो वापस उर्क चले गए। एज ही वॉकड अलॉन्ग द मैसिव सिटी वॉल्स ही हैड बिल्ड, ही रियलाइज दैट वाइल ह्यूमन डाई द मैग्निफिकेंट सिटीज दे बिल्ड लिव ऑन। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमंस चाहे वहाँ पे, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि आदमी मर भी जाएगा तब भी ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, दे बिल्ड लिव ऑन, यहाँ ये काम चलता रहेगा, सिटीज़ आगे बढ़ती रहेंगी। सिग्निफिकेंस, द एपिक शोज दैट मेसोपोटामियाज फाउंड देयर इमोर्टैलिटी इन देयर अर्बन अचीवमेंट एंड सिटी लाइफ। और उनको वहाँ पे इमोर्टैलिटी कैसे अचीव हो रही है, इन देयर अर्बन सिटीज़ में, अर्बन जो उनको फैसिलिटीज़ हैं उसमें उनको इमोर्टैलिटी वगैरह, किचन्स वगैरह में, किचन्स हो गए, बाथरूम हो गए, जितनी बेटर उनके पास फैसिलिटीज़ मिल रही थी उसमें उनको बेटर हो रहा था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे जो वहाँ के गिगमेश राजा थे उनको कैसे रियलाइज़ हुआ कि
वाइल वॉकिंग टू द मैसिव वॉल्स ऑफ सिटी, सिटी की तरफ बढ़ते हुए, कि ही रियलाइज दैट वाइल ह्यूमन डाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आदमी मर भी जाए वहाँ पे, द मैग्निफिकेंट सिटीज दे बिल्ड लिव ऑन, और वो चलती रहेंगी, कि आदमी खत्म भी हो गया बट वो लाइफ हमारी चलती रहेगी, सिटीज़ तो चलती रहेंगी। लेट हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में बात करते हैं कि लेट हिस्टोरिकल फिगर्स क्या है। द लाइब्रेरी एंड द आर्कियोलॉजिस्ट, लास्ट टॉपिक है, ढंग से पढ़ लो, और मुझे पता है बोर तो नहीं हो गए हो, बोर नहीं होया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम लोग तो बोलोगे मैम इतना पढ़ा दिया इतना पढ़ा दिया, भैया तुम्हारा कोर्स ज़्यादा है, अब तुम क्लास 11th की हिस्ट्री ले रहे हो। द वेरी एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कसेस टू लेट किंग्स हु शोड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर मेसोपोटामिया एंशिएंट पास्ट। यहाँ पे क्या कहने का हमारा है कि हम जब वेरी एंड ऑफ द चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो दो लेट किंग है, मतलब आखिरी के जो दो राजा हैं, उन्होंने बहुत ही डीप रिस्पेक्ट शो करी है मेसोपोटामिया के एंशिएंट पास्ट को समझते हुए। किंग पहले कौन थे? असुरबनिपाल। असुरबनिपाल जो थे द अर्ली लाइब्रेरियन, ही वॉज अ असारियन किंग, ठीक है, असारियन किंग थे, हु रूल्ड इन द नदर्न पार्ट। तुम्हें पता है सीरिया असारियन ऊपर की तरफ है, तो उन्होंने नदर्न पार्ट को रूल किया, कैपिटल ऑफ निनेव, इसको क्या पढ़ेंगे? निनेव, ठीक है, निनेव पढ़ेंगे। रादर देन जस्ट बिल्डिंग टेम्पल्स, तो उन्होंने रादर देन जस्ट बिल्डिंग टेम्पल्स ही फोकस ऑन बिल्डिंग अ मैसिव लाइब्रेरी, पूरी की पूरी लाइब्रेरी बनाई उन्होंने। तो जो किंग असुरबनिपाल है, यहाँ पे क्यों बात कर रहा है वो, कि लास्ट के जो किंग थे उन्होंने क्या क्या काम करा है उसके बारे में बता रहा है, कि किंग ने सिर्फ टेम्पल्स वगैरह नहीं बनाए, उन्होंने क्या करा, अपने नदर्न कैपिटल, अब नदर्न में भी ग्रोथ है, पहले हमने सदर्न में ग्रोथ हुई, सदर्न के बाद फिर नदर्न की बात करी है हमने, है ना, मैरी भी आपका नदर्न में था जहाँ पे ट्रेड पॉइंट हुआ। तो ये सब कैसे हुआ, जब नीचे पूरा डेवलपमेंट हुआ तो फिर अब और क्या करें, अब फूड प्रोडक्शन खत्म तो ट्रेडिंग चालू करी, तो ऊपर उन्होंने मैरी वगैरह को डेवलप किया। उसके बाद यहाँ पे जो नदर्न पार्ट है वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग्स के अलावा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना दी, ठीक है। ही सेंट हिज स्क्राइब डाउन साउथ टू गैदर एंड कॉपी एंशिएंट समेरियन एंड बेबीलोन टैबलेट कवरिंग हिस्ट्री एंड एपिक्स। तो उन्होंने क्या करा, अपने लोगों को भेजा और बोला कि भाई यहाँ पे जाओ, नीचे साउथ में जाओ, क्योंकि साउथ में सबसे पहले आपको क्या मिलेंगी, अर्ली सिविलाइजेशन की आपको टैबलेट्स वगैरह मिलेंगे, और उसको उठा के ऊपर लेके आओ, हम अपनी लाइब्रेरी में डालेंगे, ठीक है। एपिक्स मिलेंगे जो कि किस राजा के हैं, गिलगमेश, गिलगमेश ने जो पोइट्री लिखी और ये सब कुछ हुआ, पोइट्रीज वगैरह लिखी, वो सब आपको नीचे साउथ में मिलेंगी, तो वो आप सारी लेके आओ, मैथमेटिक्स टैबलेट, एस्ट्रोनॉमी टैबलेट सब लेके आओ। ये असुरबनिपाल ने किया, उन्होंने पूरी लाइब्रेरी बनाई। किंग नबोनी दस ने क्या बनाया, नबोनी दस ने क्या किया है यहाँ पे, द अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द इंडिपेंडेंट बेबीलोन। तो यहाँ पे क्या था, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द इंडिपेंडेंट बेबीलोन। ही स्पेंड हिज टाइम एक्सकेवेटिंग एंशिएंट टेम्पल, उन्होंने एंशिएंट टेम्पल के ऊपर स्टडी करी, फाउंड किया फाउंडेशनल डिपॉजिट्स ऑफ अर्ली किंग, अर्ली किंग्स ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी, जैसे कौन कौन सी लैंग्वेज थी, टैबलेट्स थे, उनकी स्टडी करी, बिकॉज ही वॉज अ आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो हिस्ट्री पढ़ते थे। जब आप इतनी आगे आ गए तो आप पीछे वाली हिस्ट्री में जा रहे हो थोड़ा सा। केयरफुली रिपेयरिंग देयर स्टैचूज एंड मॉन्यूमेंट्स, और उन्होंने क्या किया, अपने स्टैचूज और मॉन्यूमेंट्स को, क्योंकि जब आप आर्कियोलॉजिस्ट हो तो आप हिस्ट्री में जाते हो, आप समझते हो कि मैं इसको रिपेयर करूँ, उसको रिपेयर करूँ, अपने देश की जो हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करूँ, वो यहाँ पे करने की करी गई है। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लव दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू मीट अगेन एंड अगेन टू यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपका मैंने पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको ढंग से हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो तभी मैं चैप्टर 2 बनाऊंगी, आपके रिस्पॉन्ड के ऊपर ही चैप्टर 2 बनाऊंगी। अभी तक मैंने हिस्ट्री अपने चैनल पे नहीं पढ़ा है, जस्ट बिकॉज आप लोगों ने बोला इसलिए मैंने चैप्टर 1 बनाया है, एंड अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए चैप्टर 2 भी बनाऊंगी। बाकी सारे सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन हो गया, पेंटिंग हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, वो तो आप मेरे चैनल से ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।